राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जो कि एक बंगाली लड़की की कहानी है। बंगाली लड़की की कहानी है और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। जैसा कि कहा गया है कि जो हार गया वो समझ लो कि हार गया। जो संघर्ष करेगा, जो आगे बढ़ेगा, वही जीतेगा। और जो मन से हार गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उसी तरह की कहानी बेबी हालदार की भी है। सबको पढ़ने लायक, सबको समझने लायक और उससे कुछ सीखने लायक। बेबी हालदार जब से होश संभाला था, तभी से उसकी माँ और छोटे भाई बहनों सहित स्वयं को हर छोटी बड़ी बात पर पिता से पिटते हुए देखा था। मतलब उसके पिता शराबी थे और वो उसकी माँ को भी मारते थे, भाई बहनों को भी मारते थे, उसको भी मारते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे। पिता माँ को भी बात हमेशा मारते रहते थे, हर तरह से प्रताड़ित करते रहते थे। बेबी जब कुल 5 साल की हुई, तभी उसकी माँ घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। माँ बच्चों को और पति को छोड़ करके चली गई, बच्चों को लेकर के नहीं गई। और पिता ने बिना देर किए, बिना सोचे समझे फटाफट उसने दूसरी शादी कर ली। उसको न बच्चों की पड़ी थी, न पत्नी की पड़ी थी। नई माँ जब से घर में आई, उन पर एक ही धुन सवार रहती थी, जैसे भी हो जल्दी से जल्दी बेबी की शादी कर दी जाए। पिता भी माँ की इस योजना में पूरी तरह से सहयोग देने लगे। अभी बेबी ने किशोरावस्था में कदम ही रखा था कि उसकी शादी उम्र में उससे बहुत बड़े व्यक्ति के साथ कर दी गई। बेबी हालदार न तो कुछ पूछ सकती थी, न कुछ बोल सकती थी, ना कह सकती थी, और उससे कोई पूछने वाला भी नहीं था। माँ सौतेली थी और पिता भी वैसा ही था। परिणाम स्वरूप बेबी हालदार किशोर वय में ही अपने मतलब 2 बच्चों की माँ बन गई और 20 वर्ष की उम्र तक आते आते उसके 3 बच्चे हो गए। उसकी शादीशुदा जिंदगी में उसकी माँ का इतिहास ही दोहराया गया। जिस तरह से उसके पिता उसकी माँ के साथ बर्बरतापूर्वक मारते थे, पीटते थे, पेश आते थे, उसी तरह से उसका पति भी निकला। वह भी ज़्यादा बर्बरता के साथ, उनका पति भी कभी उन्हें तो कभी बच्चों को बिना वजह मारता पीटता था। जब बेबी की सहन शक्ति जवाब दे गई, तो एक दिन अपने 3 बच्चों सहित दिल्ली आने वाली ट्रेन में बैठ गई। उसकी माँ ने भी घर छोड़ा था, लेकिन फर्क इतना था कि वो बच्चों को छोड़कर अकेले गई थी। लेकिन बेबी ने अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाने का साहस किया। दिल्ली पहुंचकर अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी, कहाँ आश्रय पाएगी, यह निश्चित नहीं था। दिल्ली में उनका कोई परिचित भी नहीं था। उस समय वे एक ही धुरी पर सोच रही थी, एक ही केंद्र बिंदु था कि जैसे भी हो सके इस यातना से मुक्ति पाने के लिए कहीं दूर चले जाए। मतलब वो ये सोच रही थी कि किसी भी तरह से उनके पति को उसके बारे में पता न चल पाए। अगर उसके पति को पता चल गया तो वो पीछा करते हुए आएगा और वापस किसी न किसी तरह से पकड़ के लेके जाएगा। तो इस समय उनकी चिंता का विषय सबसे बड़ा यही था। दिल्ली वालों की नज़र में बेबी हालदार नौकरानी बनने भर की योग्यता रखती थी। मतलब उसके पास कोई भी शिक्षा नहीं थी इस तरह से कि कोई नौकरी कर सके, तो बस नौकरानी बनने तक की ही डिग्री उसके पास थी। सो वही काम मिला। बेबी अपनी बदकिस्मती के लिए दिल्ली वालों को नहीं, बल्कि अशिक्षा को दोषी मानती थी। सही भी है, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बंगाल हो, गुजरात हो, मुंबई हो, पहले की समय की बात तो छोड़ो, आज भी, उसके पहले भी बाहर कुछ काम करने के लिए शिक्षा तो जरूरी होती है।
लेकिन बेबी अशिक्षित थी। तो वो दिल्ली वालों को दोषी नहीं मानती थी, वो अपनी अशिक्षा को दोषी मानती थी। वे जिस घर में भी काम करती, कड़ी मेहनत करती, उसके बदले में सिर्फ चाहत यह थी कि उनका श्रम उन्हें और उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सके, रहने का आसरा और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम वो कर सके। बेबी की यह इच्छा उनके मालिकों के दिल से कहीं बड़ी निकली। मतलब जहाँ पर भी वो नौकरी करने जाती थी, इतनी भर की इच्छा भी उनके मालिक उनकी पूरी नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्हें अपनी इस इच्छा के अधूरेपन के साथ कई घरों में भटकना पड़ा। मतलब मालिक लोग तैयार नहीं होते थे कि तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई और तुम्हारे रहने का इंतजाम कर सकते हैं। बेबी हालदार की यही तलाश उन्हें सन 1999 में प्रोफेसर प्रबोध कुमार के दरवाजे तक ले आई। इस घर में कदम रखने के दिन से ही बेबी को इस तरह से लगने लगा जैसे इस घर की दीवारें पत्थर की नहीं, किताबों की बनी है। मतलब प्रोफेसर साहब लिखते थे, किताबें लिखते थे, तो वहाँ किताबों का पूरा भरा हुआ भंडार था। तो इसलिए बेबी को ऐसा लगता था कि यहाँ ईंट पत्थरों से ज़्यादा तो किताबें भरी पड़ी हैं। एक दिन वह रैक साफ करते समय एक किताब के पन्ने पलटते रंगे हाथों पकड़ी गई। मतलब प्रोफेसर साहब को पता नहीं था कि बेबी को पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन वह रैक साफ कर रही थी तो प्रोफेसर साहब वो किताबें निकाल करके देख रही थी, कुछ पढ़ रही थी। प्रोफेसर साहब ने देख लिया, उन्हें किताबों को उलटते पलटते देखा तो किसने देखा? स्वयं घर के मालिक प्रोफेसर प्रबोध कुमार जी ने। उन्होंने बेबी को उनकी सजा देने की घोषणा की और सजा के तौर पर बेबी के हाथों में बंगला भाषा के कई चर्चित लेखकों की किताबें थमा दी। मतलब जैसे ही उनको पता चला कि बेबी को पढ़ने लिखने का शौक है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर साहब वैसे भी बहुत अच्छे इंसान थे और लेखक भी थे, तो उनको लगा कि बेबी को पढ़ने लिखने का शौक है तो पढ़ना चाहिए। उन्होंने एक तरह से आदेश देते हुए बांग्ला भाषा की कई विख्यात किताबें पकड़ा दी। बेबी से कहा उन्होंने कि फुर्सत में इन किताबों को पढ़े और पढ़ने के बाद प्रोफेसर साहब को बताए कि कौन सी किताबें कैसी लगी। प्रोफेसर साहब को पता था कि बेबी को पढ़ने में इंटरेस्ट है और जब तक मैं सख्त आदेश नहीं दूंगा तब तक वो कुछ करने वाली इस तरह से नहीं है। इसलिए उन्होंने आदेश सुनाते हुए ये बातें उन्होंने कही। यह सिलसिला महीनों चला। फिर एक दिन प्रोफेसर प्रबोध ने बेबी के हाथों में एक कॉपी और पेंसिल थमाकर कहा, औरों को बहुत पढ़ चुकी, अब इस कॉपी में अपनी कहानी लिखो। याद रहे तुम जो लिखो वह वैसा ना हो जैसा तुमने अब तक पढ़ा है। मतलब प्रोफेसर साहब का कहना था कि तुमने इतनी सारी किताबें पढ़ी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने जो किताबों में पढ़ा वही लिखो, बल्कि तुम अपने हिसाब से, तुम्हें अपने जीवन के बारे में लिखना है तो तुम वैसा ऐसा लिखना कि अपने ढंग से लिखना, ना कि किसी और के ढंग से। तुम्हें और किसी की नकल करके नहीं लिखना है, तुम्हें खुद जो समझ में आए वो तुम लिखना। बेबी के लिए पिछली जिंदगी को याद करना और उसे लिखना आसान नहीं था। मतलब वो अपने बीते दिनों को कभी याद नहीं करना चाहती थी। उसमें याद करने लायक था क्या जो याद करे? याद करने पर चिंता ही बढ़ती थी, इसलिए वह कभी भी उन दिनों को याद नहीं करना चाहती थी। मगर जब हाथों में पेंसिल थामी तो आंसुओं की धार के बीच सोते जागते उठते बैठते वह सब कुछ लिख डाला जो तब तक के जीवन में जिया और भोगा था। और खुद की स्टोरी
इस तरह की अगर खुद लिखो तो अपने से ज़्यादा अच्छा कोई दूसरा नहीं लिख सकता, क्योंकि खुद का झेला हुआ उस पे लिखना होता है। लिखने के दौरान न वाक्य विन्यास पर कोई ध्यान दिया, न शब्द अलंकारों पर। उसको तो अपने जीवन की कहानी लिखनी थी। उसको क्या पता कि कौन सा अलंकार कहाँ है, कौन सा रस कहाँ है। उसको अपनी कहानी लिखनी थी। जो भी टूटी फूटी भाषा में आता था उसने लिख दिया। शायद बेबी तब यह जानती भी नहीं थी कि लेखन के औजार क्या हैं, मतलब लेखन करते समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें कैसे या कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए। बेबी हालदार ने अपने लिखे पन्नों को आलो अंधारी नाम दिया। आलो अंधारी। बेबी की लिखी रचना को पढ़कर प्रोफेसर प्रबोध कुमार के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मतलब प्रोफेसर साहब ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से उसकी कहानी होगी और इस तरह से वो उसको उतारेगी। उन्होंने बेबी का माथा चूमकर आशीर्वाद दिया और उसके द्वारा लिखी गई रचना के संपादन प्रकाशन का खुद ही जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। मतलब लेखन और प्रकाशन का बीड़ा खुद ही उठाया। बेबी ने शायद अपनी किताब का नाम आलो अंधारी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है रोशनी और अंधेरा, इसलिए रखा था क्योंकि उनकी यादों में अभाव और प्रताड़ना भरी अनेक रातें ही जमा थी। मतलब उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा था ही नहीं, ऐसी तमाम रातें थी जिससे अभाव ग्रसित थी और जिससे सिर्फ उसको मारा पीटा गया था। प्रोफेसर कुमार ने परिश्रम पूर्वक उनका संपादन करने के बाद आलो अंधारी शीर्षक से ही उसे जुबान प्रकाशन से पुस्तक रूप में प्रकाशित करवा दिया। प्रोफेसर साहब ने उस किताब का संपादन जैसे ही जिम्मेदारी लिया था उसको पूरा किया। बेबी हालदार द्वारा मूल रूप से बंगला में लिखी गई आलो अंधारी का उजियारा दुनिया की नज़र में तब आया जब इसका अंग्रेजी अनुवाद पेंगुइन से अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी के नाम से प्रकाशित होकर सामने आया। मतलब उस किताब का अनुवाद इंग्लिश में भी हो गया। कल तक की गुमनाम हस्ती, कल तक जिसको कोई जानता ही नहीं था, वह बेस्ट सेलर किताब की लेखिका बनी। बेबी हालदार के बारे में अब पूरी दुनिया जानना चाहती थी। यहाँ पूरी दुनिया बेबी हालदार को कैसे जाने। उसमें बहुत बड़ा हाथ प्रोफेसर साहब का भी था, क्योंकि प्रोफेसर साहब बहुत ही ईमानदार और परोपकारी किस्म के व्यक्ति थे। यहाँ पर ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरे की लिखी गई किताब, दूसरे के बनाए गए प्रोजेक्ट पर अपना नाम लिखवा देते हैं, लेकिन यहाँ प्रोफेसर साहब ने पूरी ईमानदारी और लगन से बेबी की किताब का संपादन किया और उसको छपवाया और इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन उन्होंने पूरी तरह बेबी हालदार को ही सबके सामने प्रस्तुत किया। किताब की लेखिका बनी बेबी हालदार के बारे में अब पूरी दुनिया जानना चाहती थी। न्यूयॉर्क टाइम्स, इंटरनेशनल हेराल्ड, ट्रिब्यून और क्रिश्चियन मॉनिटर ने उनकी कहानी को छापा। मतलब हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के बड़े बड़े देशों में भी ये कहानी छपने लगी। बेबी ने जयपुर में हुए वीमेन हांगकांग इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल में अपनी किताब के साथ भाग लिया। मतलब ये सब प्रोफेसर साहब की वजह से ही हो पाया, नहीं तो बेबी तो कहीं गुमनाम में गुम हो जाते। कौन साथ देने वाला था। किसी की सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। उसी तरह से यहाँ पर प्रोफेसर साहब का हाथ बेबी की सफलता के पीछे था, जिसको एक नौकरानी के रूप में भी लोग स्वीकार नहीं किए कि नौकरानी के रूप में स्वीकार करके उनके बच्चे की पढ़ाई और रहने का ठिकाना दे सके।
आज वो लोग पछता रहे होंगे जब इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर बेबी को देखते होंगे। लंदन में फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे एक भारतीय छात्र ने बेबी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसमें बेबी पर अनेक देशी विदेशी निर्माता निर्देशकों की नज़र गई, मतलब सबकी निगाह उस पर पड़ी। सब उनकी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे। इतना प्रेरणादायी था कि किस तरह से वह लड़की जिसकी माँ बचपन में भाग गई, जिसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, एक अधेड़ उम्र के साथ उस लड़की की शादी कर दी गई और 20 साल की उम्र होते होते वह लड़की 3 बच्चों की माँ बन गई। कितने बड़े साहसी कदम उठाया उसने कि वह वहाँ से भाग करके निकल आई। और भाग्य में जो लिखा होता है वो होता है। ईश्वर के ने बेबी हालदार के ऊपर हाथ रखा सर पर, और प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई और इस तरह से बेबी हालदार को आज पूरी दुनिया जानती है। देश विदेश में सब लोग उस पर फिल्म बनाना चाह रहे हैं। आज बेबी हालदार के पास सब कुछ है, मगर वह आज भी अपने तातुस पोलिश भाषा में पिता यानी प्रोफेसर प्रबोध कुमार के साथ ही रहती हैं। उन्होंने प्रबोध कुमार जी का साथ नहीं छोड़ा। आज भी प्रोफेसर कुमार के घर की सार संभाल बेबी हालदार के हाथों में ही है। प्रोफेसर साहब का पूरा परिवार बेबी को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। अब बेबी के पास सब कुछ है, अगर वो ना चाहे तो वहाँ काम नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने पिता की तरह उनको मानती है और वो उनके घर में ही काम करती हैं। बेबी के तीनों बच्चे सुबोध, तापस और पिया अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बेबी अपनी दूसरी किताब पर काम लगभग पूरा कर चुकी हैं। अब वे अपनी नन्ही बेटी पिया से अंग्रेजी पढ़ रही हैं ताकि विदेशी पत्रकारों के सवाल का जवाब बेहिचक दे सकें। फिर अब उन्हें अपने बच्चों के सपनों के साथ साथ अपने सपने भी तो पूरे करने हैं जो उन्होंने शुरू किया है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। उनका विकास, उनका प्रोग्रेस एक समय में लिखा गया था और वह विकास अब उनका आगे ही चलता जा रहा है, आगे ही चलता जा रहा है। और उनके सिर पर प्रोफेसर साहब का हाथ है और ईश्वर का आशीर्वाद है। आज बेबी हालदार के पास सब कुछ है। वो एक नामी गिरामी हस्ती हैं। देश विदेश के लोग उनको जानते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इस तरह की और भी कहानियाँ प्रस्तुत कर सकूं। जय श्री कृष्ण।